नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल के सफर को उपलब्धियों के रूप में पेश करते हुए एक मजबूत, सुरक्षित और तेजी से उभरते मध्य प्रदेश का खाका सामने रखा। सीएम ने कहा कि प्रदेश ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया और अब सिस्टम इतना सुदृढ़ बनाया जा रहा है कि भविष्य में कोई चुनौती दोबारा खड़ी ना हो सके। नदी जोड़ो परियोजनाओं, शिप्रा स्नान योजना, मेट्रो कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज विस्तार और औद्योगिक निवेश को उन्होंने अपनी सरकार के प्रमुख स्तंभ बताया। वहीं कांग्रेस ने इसी दिन प्रदर्शनी लगाकर 2 साल को विफलताओं का दौर बताया और आरोपों की लंबी सूची पेश की। आज की चर्चा में बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहन सरकार का विकास फॉर्मूला जनता तक वास्तविक बदलाव पहुंचा रहा है या विपक्ष की आलोचनाओं में वो पक्ष है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। भोपाल में मंच से सीएम मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि सिस्टम को ताकत दी गई, नक्सलवाद का अंत किया गया और विकास को नई स्पीड दी गई। उन्होंने विकास और सेवा के 2 वर्ष रिपोर्ट के साथ कानून व्यवस्था, नदी कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेट्रो विस्तार और औद्योगिक माहौल को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रखा। सीएम ने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सल नेटवर्क को समाप्त करना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान को भविष्य की जल सुरक्षा का सबसे बड़ा मॉडल बताया और कहा कि इससे सिंचाई क्षमता लगातार बढ़ रही है। सिंहस्थ 2028 के लिए शिप्रा स्नान हेतु 800 करोड़ की योजना को उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक तैयारी का महत्वपूर्ण कदम बताया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ो की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। सीएम ने बताया कि इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में मेट्रो परिचालन 2025 में शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 से अधिक होकर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को पहले से अधिक सक्षम बना चुकी है। हुकुमचंद मिल विवाद का समाधान होने के बाद बड़े औद्योगिक निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को उन्होंने विकास का मजबूत आधार बताया कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। वो तो हम दे दिए, लेकिन ये जो अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 55 जिले में आज की स्थिति में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जिला स्थान पर मेडिकल कॉलेज आए और केवल मेडिकल कॉलेज जो हमारी एलोपैथिक नहीं आए, एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी आए। तो आयुर्वेदिक में वेलनेस के आधार पर हमारा, चूंकि वनांचल का बहुत बड़ा इलाका है, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा इलाका है, तो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप हो, जो इलाज कराने के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आए। तो ये इनके लिए मूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाना, एविएशन की दृष्टि से भी उस पर काम करना, टूरिज्म के लिए जो जो बाकी चीजें हैं, ऐसे ओल्ड एज होम भी जैसे मथुरा में अच्छी स्कोप है, ऐसे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर हमारे में से कई लोग अपने जिंदगी के काफी समय यहाँ गुजारना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम ठोस काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2 साल में विकास की बजाय कर्ज बढ़ा और संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज हुई। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जंगलों और जमीनों को उद्योगपतियों के हित में उपयोग करने की कोशिशें बढ़ी हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक पूंजी को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा हो रहा है। उमंग सिंघार ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद वास्तविक कामकाज का भार एक ही इंजन पर रहता है, जिससे योजनाओं के परिणाम प्रभावित होते हैं। हमने अखबार की 2 साल की सिर्फ 150 कटिंगें लगाई है और बताया विभागवार कि असली वस्तु स्थिति ये है। हर विभाग के अलग अलग बताई किस तरीके से ST/SC के खिलाफ अत्याचार है, किस तरह से कृषि के साथ, किसानों के साथ अन्याय है,
कैसे खनन माफिया है, कैसे गृह मंत्रालय चल रहा है, कैसे शिक्षा विभाग है, कैसा स्वास्थ्य विभाग है, कैसा कृषि विभाग है, अलग अलग खबरों से मोहन यादव को ये सरकार का आईना बताया है। तो आवश्यकता थी, हम जो बोलते हैं विपक्ष की आवाज़ है, अखबार जो बोलता है वो प्रदेश की आवाज़ है। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को नक्सल उन्मूलन, निवेश, सिंचाई विस्तार, महिला कल्याण और शहरी विकास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। विपक्ष इन्हें सतही बताते हुए रोजगार, किसान समर्थन, मूल्य स्थिरता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि उन्हें तेज विकास दिखाई देता है या विपक्ष की आलोचना तस्वीर का सटीक दूसरा पक्ष बनकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। दो वर्ष सेवा और सुशासन का उत्कर्ष, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शिंपी अग्रवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शिंपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि मोहन यादव की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और लगातार जिस तरह से आप लोगों ने दावे किए कि जनता के लिए हमने संकल्प लिया था काम करने का, अब कहीं ना कहीं वो पूरे होते भी दिख रहे हैं, ऐसा कि सरकार का दावा है। लेकिन इन 2 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धियों की यदि हम बात करें अजय सिंह यादव जी, तो क्या आप मानते हैं मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिला मोहन यादव के नेतृत्व में? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक अभूतपूर्व रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और हर मायने में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। चाहे औद्योगिक निवेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, दुनिया भर के निवेशक भोपाल आए, मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए काम किया। साथ में रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से छोटे छोटे स्थानों पर आज औद्योगिकरण की तरफ काम हुआ है। मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला निवाड़ी, जहां केवल 1.5 विधानसभा है, वहां स्टील आयरन की एक बड़ा कारखाना काम चालू हो गया है। रायसेन में रेलवे के कोचों के निर्माण का कारखाना चालू हो गया है। तो ये औद्योगिक विकास की वो इमारत है जो सबके सामने है। साथ ही किसानों के लिए सरकार द्वारा लगातार काम किए गए। 125 रुपए गेहूं पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य। 90% सब्सिडी किसानों को, सोलर पंप के लिए 0% ब्याज पे किसानों को कर्जा, और सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं में सरकार साथ खड़ी रही। गरीब कल्याण के लिए चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार का शेयर और लगातार बढ़ाने की बात हो, गरीबों को पट्टे देने की बात हो, ये सभी के सामने। नक्सलवाद की एक बड़ी समस्या जो लगता था कि कभी समाप्त होगी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में तो ये हाल थे कि उनके एक मंत्री का सिर काट के नक्सलवादी ले गए थे और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई थी। और कल वो ऐतिहासिक दिन आया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, जहां मध्य प्रदेश नक्सल समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। केन बेतवा लिंक योजना, काली सिंध पार्वती नदियों को जोड़ने की योजनाएं, जो जहां बुंदेलखंड के सूखे इलाके को जोड़ेगी, वहीं दूसरी योजना मालवा में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि पे एग्रीकल्चर के लिए काम करेगी। ऐसी अनेकों उपलब्धियां हैं जो हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, इस रोड मैप पे आगामी 3 सालों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य होगा, सबसे अग्रणी राज्य होगा। और मध्य प्रदेश जिस तरह के रास्ते पे चल रहा है, आप कल्पना करिए, जहां 50 साल तक 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 40 मेडिकल कॉलेज, और पिछले 2 साल के अंदर अकेले 20 मेडिकल कॉलेज चालू हुए हैं। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में कृषि के रकबा दुगना हुआ है, ई तहसील होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस की सरकारों में कभी जनता सोच भी नहीं सकती। अभूतपूर्व 2 साल हैं। ठीक है, अभूतपूर्व 2 साल, ये अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं, शिंपी अग्रवाल जी। लेकिन कांग्रेस किस तरह से आकलन करती है मोहन यादव सरकार के 2 सालों का? क्या वाकई जो मैनिफेस्टो में वादे थे सरकार उस पर अमल कर पा रही है, या फिर कहीं कोई कमी भी आप देखते हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये कि जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 165 करोड़ रुपए प्रतिदिन का
मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज ले रही है। 101 सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है लगभग 1100 करोड़ रुपए के अंदर, और हमारा जो प्रदेश है वो 5 लाख करोड़ के कर्जे में अभी दबा हुआ है। दूसरी बात, ये जो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में हमने वो भी आपके सामने फैक्ट उजागर किया कि 56 लाख बच्चे मध्य प्रदेश के स्कूलों से गायब हो चुके हैं और 37,000 करोड़ का बजट बढ़ा है। तो ये जो बड़ा बजट है और बच्चे घटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बच्चों के निवालों को भी खा रही है। साथ में ही मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक स्कूल संघर्ष समिति सड़कों पर उतरी हुई है। अनुमानित है कि 94,000 स्कूल्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में बंद हो सकती हैं, जिसमें से 29,000 सरकारी स्कूलें ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। और साथ ही 5,000 स्कूलें ऐसी हैं जिनके भवन जर्जर पड़े हुए हैं। 15,000 स्कूल्स ऐसी हैं जिसमें बिजली नहीं है। 7,000 स्कूल्स ऐसी हैं जहां पर एक शिक्षक है। उसके बाद सरकार ने ये दावा किया था कि वो एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आने वाली है। 12,000 निजी बसें हैं जो मध्य प्रदेश में दौड़ रही हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने 1.5 साल पहले कहा था कि 20,000 सड़कें मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी, लेकिन वर्तमान में एक भी सरकारी बस दौड़ते हुए दिख नहीं रही है। साथ ही जो ये खेती किसानी की बात कर रहे हैं, तो 27 नवंबर को मुरैना जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि यदि किसान गन्ना की बुवाई करने को तैयार हो तो जो कैलारस की शक्कर मिल है जो बंद पड़ी है वो उसको चालू कर देंगे। सदन के अंदर हमारे विधायक पंकज उपाध्याय जी ने मुख्यमंत्री जी को यह आश्वासन दिया कि 10,000 किसान बुवाई के लिए तैयार खड़े हैं। गन्ना की जो खरीदी केंद्र है उसको चालू करें, कैलारस की शक्कर मिल चालू करें। उस पे मुख्यमंत्री जी ने कोई भी बात नहीं करी है। साथ ही ये जो मेडिकल कॉलेजेस की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो देखिए ये सिर्फ एक जिले का मॉडल है जहां पर इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र खोल के रखे हुए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे 15 चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। लगभग 7 लाख की पॉपुलेशन है जो इन स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पे जब एक जिले के अंदर इतने पद रिक्त हैं, ऐसे में ये मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। और सीएजी की रिपोर्ट है 2024 की, जिसमें प्रदेश में 6,466 पद डॉक्टरों के खाली पड़े हैं। और अगर मेडिकल कॉलेजेस इतने सारे हैं मध्य प्रदेश के, तो विपक्ष का एक प्रश्न है कि जब छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड हुआ था, तो ऐसे में बच्चों को नागपुर में रेफर क्यों करना पड़ रहा था? क्या मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी? साथ ही एक प्रश्न हमने सदन में और उठाया था, एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। सिंगरौली के अंदर जहां ये कुछ हजार पेड़ काटने की बात करते हैं, विपक्ष ने यह स्पष्ट किया कि 6 लाख पेड़ काटने का वहां पर अडानी साहब का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, जिससे 8 गांव प्रभावित होते हैं। पैसा कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एफआरए की धज्जियां उड़ रही हैं, और साथ ही साथ वहां पर विपक्ष को जाने नहीं दिया जाता है। अगर महिला सुरक्षा की बात करूं तो प्रदेश के अंदर लगभग 23,000 महिलाएं और बच्चियां गायब है, जिसमें से नाबालिग बच्चियां 70% 15 से 18 वर्ष की हैं। 4,846 मामले इसके अंदर दर्ज हुए हैं। तो और भी पूरा रिपोर्ट कार्ड है, अगर अगले चरण में आप मौका देंगे तो वो भी रख दूंगी। बिल्कुल। तो शिल्पी अग्रवाल जी पूरा रिपोर्ट कार्ड सरकार का पेश करने का प्रयास कर रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा अजय सिंह यादव जी से। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, मोहन यादव सरकार के 2 साल किस तरह से आपका विश्लेषण देखता है? क्या पूरी तरह से सफलतम इसे हम मान सकते हैं सर, या फिर आप देखते हैं कि कहीं कुछ कमी भी रह गई? देखिए, कल निश्चित रूप से 13 दिसंबर को उनके 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। जी सर। और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से शिवराज जी जैसे धुआंधार नेता, जो जनप्रिय नेता थे और उनका एक संचार करने का तरीका अलग था, एक विरासत छोड़ के गए थे। उस विरासत को आगे बढ़ाना उनके लिए एक चुनौती थी जी। और वो उस चुनौती पे उनके साथ संगठन खड़ा हुआ है और उस तरह से उन्होंने काम करने की स्टाइल और अपनी एक स्टाइल बनाने की कोशिश की है इस वक्त में। निश्चित रूप से जब 23 का चुनाव देखा था विधानसभा, तो 23 चुनाव के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में हमेशा नवाचार हुए हैं और इस मध्य प्रदेश राज्य में नवाचार हुए हैं। चुनाव के जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना लाई। उसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना के परिणाम ये निकले कि यहाँ पे एक बम्पर जीत हुई और इस चीज को रूप में अन्य राज्यों ने भी उसको स्वीकार किया और इस योजना को अपने रूप में लेके आए जी। आज मध्य प्रदेश का लगभग 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो एक बजट के रूप में एक बड़ा बजट है और निरंतर लगभग 11 से 12% प्रति वर्ष बढ़ता है ये बजट।
लेकिन इसकी जो आधारभूत, जो हम लोग कहते हैं कि फ्री बीज की योजनाओं में जो उसका निवेश हो रहा है, लगभग 22% हो रहा है अन्य राज्यों की दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा पंजाब राज्य है जिसका फ्री बीज में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, और उसका जो आय का है तो सबसे ज्यादा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश भी उस राज्यों की श्रेणी में आ गया है। लेकिन ये राजनीति के एक धुआंधार तरीका है। लेकिन तब भी सरकार ने 17% इंफ्रास्ट्रक्चर, 13% कृषि में भी निवेश किया है। और इस बार उनकी एक कल्पना है कि निश्चित रूप से विकास तो किया है, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोले हैं जो उन्होंने धुआंधार तरीके से, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। इसी तरह से उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले हैं। विश्वविद्यालय उन्होंने इस तरह से कर दिए हैं कि हर कॉलेज को लगभग उन्होंने विश्वविद्यालय बना दिए हैं। आज 24 विश्वविद्यालय हैं। 24 विश्वविद्यालयों में लगभग ये मान के चलिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 80% पद खाली हैं। तो और नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला यह राज्य है, और जो कि नेप 2020 को सबसे पहले अपनाया है। और किसी भी राज्य या देश की प्रगति उसकी शिक्षा से होती है। इसी तरह से कुछ अच्छे नवाचार उन्होंने स्कूल में भी किए। तो स्कूल शिक्षा में PM श्री और जिस तरह से उन्होंने CM राइज स्कूल खोले, वो एक आम आदमी के लिए, प्रवेश के लिए थे। लेकिन वहां पे भी यही स्थिति है कि टीचरों की कमी है। कुछ जगह टीचर आ भी गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिनियुक्ति पे बुलाए हैं। तो ये तो, लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमको शिक्षा में भी करना चाहिए, लेकिन शिक्षा किस तरह से, क्योंकि शिक्षा रहेगी तो हर ओके में रहेंगे। तो हायर एजुकेशन की स्थिति यही है। लेकिन अन्य वर्षों में उन्होंने स्किल डेवलप स्टार्टअप की योजनाओं के लिए काफी निवेश किया है। ITI खोले हैं उन्होंने बहुत सारे, उसके तहत स्टार्टअप योजनाएं और स्किल डेवलप की योजनाएं किए हैं। और उन्होंने नए नवाचार भी किए हैं, और केंद्र के साथ उनको काफी फीडबैक मिलता रहा। मध्य प्रदेश की काफी कुछ संभावना रही सौर ऊर्जा के रूप में। विश्व भारत में सबसे बड़ा सौर केंद्र बनने वाला है, पंचक्की के रूप में बनने वाला है, डबल इंजन सरकार है। तो इसके कारण सरकार के, केंद्र की सरकार की योजनाओं को काफी रूप से फलीभूत करती है और मॉनिटरिंग करती है। 2 शहरों में उन्होंने मेट्रो ट्रेन का भी शुरुआत लगभग दिसंबर में यहाँ पे भोपाल में भी हो जाएगा। तो ये, और खास तौर से हर जिले को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की तहत पहले, लेकिन शहरों की रोड की स्थिति गड़बड़ रही है, हमने देखा है। तो ये कुल मिला के, लेकिन जब 23 का चुनाव था वो बेरोजगारी के कारण लड़ा गया था, और उस पे इस सरकार ने इस साल को रोजगार के लिए ही फोकस किया। उसका परिणाम ये निकला कि उसने हर संभाग वाई यहाँ पे मीट की, लगभग 600 करोड़ का निवेश आया। उनका कहना है 3 लाख लोगों को निवेश नौकरी दी गई, और 1 लाख सरकारी पद सृजित किए गए। और लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लगा कि यहाँ सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई कि सारा श्रेय जो कर रहा है उसको दिया जाए। कोई भी चीज का है तो वो सेंट्रलाइज हो गया राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे। तो ये जो आम जननायक थे उनके रूप में एक छटा है। लेकिन मोहन यादव की जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुई, उन्होंने साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी की, जो हम उनकी तारीफ करेंगे, कि उन्होंने विभाग सह उसकी बैठक करने की कोशिश की। जैसे तरह से संभाग सा उन्होंने इंडस्ट्रियल मीट की करने की, इसी तरह से उन्होंने क्षेत्रवार करने की, चाहे आप ग्वालियर संभाग में ले लें, आप मालवा के क्षेत्र में ले लें, चाहे मध्य भारत में ले लें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सर कि नवाचार की कोशिश भी उन्होंने की कि सभी से संपर्क भी बना रहे, और जहां खामियां है डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनकी CM तक पहुंचे। लेकिन अजय सिंह यादव जी, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ये जो पहलू दोनों पैनलिस्ट ने गिनाए, ये भी हम कह सकते हैं कि सरकार के कार्यकाल में शामिल रहे? उपलब्धियां तो निश्चित तौर पर है अजय सिंह यादव जी, लेकिन जहां खामियां हैं क्या उसे भी स्वीकारा जाए? जी माफ कीजिए अजय सिंह यादव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। जी अजय सिंह यादव जी, उपलब्धियां तो निश्चित तौर पर बहुत सारी हैं सरकार की, जैसे कि आपने भी बताया, लेकिन दोनों पैनलिस्ट जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामी भी है जिस पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है? देखिए, कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हो। कांग्रेस पार्टी विरोध करने का धर्म निभा रही है। मैं बिंदुवार जवाब देता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने स्कूल शिक्षा की बात करी। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक सांदीपनी स्कूल किसने खोले? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जहाँ प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा
प्राइवेट स्कूलों से अच्छी इमारत और अत्याधुनिक तरीके से सांदीपनी स्कूल चल रहे हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों में बसों तक की सेवा सरकारी स्कूल में प्रारंभ होना, क्या कांग्रेस की सरकारों में कभी इस तरह की कल्पना की जा सकती थी? तो कांग्रेस के नेता झूठे तथ्य पेश करते हैं। ये रोड ट्रांसपोर्ट का हिसाब हमसे मांग रहे हैं कि सरकारी बसें क्यों नहीं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम चलता था, जिसको बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दिग्विजय सिंह ने सड़क परिवहन निगम को बेच दिया, भ्रष्टाचार किया, उसकी संपत्तियां बेच दी और यहाँ तक कि उसकी बिल्डिंगों को, इमारतों को बेच के भ्रष्टाचार किया। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि सड़क परिवहन निगम चालू क्यों नहीं हुआ। हमारी सरकार तो दोबारा प्रारंभ करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है और जल्द ही सड़क परिवहन निगम के माध्यम से मध्य प्रदेश की स्वयं की बसें भी इस मध्य प्रदेश में चालू होंगी। 39 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है, जो कि सरकारी आंकड़ा है। इसमें अगर मगर की कोई बात नहीं होती। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं क्या रीवा में मेडिकल कॉलेज नहीं चलता है? क्या कांग्रेस प्रवक्ता बता दें कि वहाँ क्या डॉक्टरों की पढ़ाई नहीं होती है? क्या सागर में मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्या दतिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्या शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्या विदिशा में मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुआ है? तो ये ऐसे झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर राजनीति करना है तो तथ्यों के साथ करें। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार में क्या 5 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज थे 50 सालों तक? वो तो हमें बता दीजिए, चुप करवा दीजिए, हम मान लेंगे कि आपकी सरकार में थे। और अगर आज 39 मेडिकल कॉलेज ना हो तो आप बता दीजिए कौन सा मेडिकल कॉलेज झूठ है। तो ये कांग्रेस पार्टी की झूठ की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस की सरकार में नहीं होती थी। आज भोपाल इंदौर में मेट्रो चलने की स्थिति है, इंदौर में चालू हो गई है। भोपाल में आगामी 1 महीने के अंदर मेट्रो चालू होने वाली है। बिजली, सड़क नहीं होती थी, गड्ढे में सड़कें चलती थी। भोपाल सागर जैसे नेशनल हाईवे में वाहन खेतों में से निकलते थे। भोपाल में न्यू मार्केट में बाजार 7 बजे बंद करना पड़ता था क्योंकि दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली नहीं होती थी। आज सरप्लस बिजली दिल्ली मेट्रो तक हमारी बिजली से चल रही है। तो ऐसी सुविधाओं को अगर कांग्रेस पार्टी इंकार करेगी तो ये काम नहीं चलेगा। और नक्सलवाद में तो आपके मंत्री की हत्या हुई थी, वो भी बोल दो झूठ है। तो नक्सल समस्या तो आपकी सरकार में बनी ना, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसकी उपलब्धियां सामने हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ लेके जा रही है। शिम्पी जी, जवाब दीजिए। उपलब्धियां बहुत हैं और कांग्रेस सरकार में काफी खामियां भी थी जिसे मोहन सरकार ने दूर किया। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये कि हमने कुतर्क एक भी नहीं किया है और हमने सारे समाचार पत्रों के हवाले से आपके सामने तथ्य और आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जब जवाब देने परिवहन निगम किसकी सरकार में बंद हुआ था? कुतर्क में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी बात, 30 साल हो गए अजय सिंह जी, 20 साल काफी होते हैं सड़क परिवहन निगम को वापस से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, और 1.5 साल से आप बोल के बैठे हैं। कुतर्क आप करते हैं, आप हमें तर्क और कुतर्क मत सिखाइए, आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, अगर विद्युत वितरण विभाग की हम बात करें तो जो 3 कंपनियां हैं, अच्छा आप अपने समय से बोलिएगा ना, आप अपने समय से बोलिएगा ना, जो विद्युत वितरण विभाग है, जो विद्युत वितरण तीनों कंपनी, हाँ कुतर्क आप करते हैं, हमें तर्क और कुतर्क मत सिखाइए। अरे विपक्ष की रिपोर्ट सुन लीजिए ना धैर्यपूर्वक, जब 2 साल काम नहीं किया है तो थोड़ा सा सुनने को भी धैर्य रखिए। जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उन्होंने ये कहा है कि लगभग चुप कराइए ना थोड़ा सा, अमित जी इनको चुप कराइए। देखिए 2 साल बर्बादी बेमिसाल, जब इन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो विपक्ष की आवाज को ऐसे ही दबाने का प्रयास करते हैं। अच्छा आप थोड़ा सा शांत रहिए ना, अपने समय से बोलिएगा। अमित जी इनको चुप करवाइए। शिल्पी जी आपकी बात जारी है, अजय जी दरखास्त है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। देखिए जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं 3, उन्होंने ये कहा है कि 42,000 करोड़ रुपए के घाटे में ये कंपनियां जो है ये चल रही हैं। और 26-27 वित्तीय वर्ष 26-27 में उन्होंने ये बात सरकार के सामने रखी है कि 10% जो बिजली है वो महंगी करके उपभोक्ताओं को दी जाएगी। हम लोक निर्माण विभाग की बात करें तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का जो पुल है वो आप सबने देखा और मीडिया ने
इसको सामने रखा। जो पुल 18 महीने में बन जाना चाहिए था वो 8 साल के अंदर बना। अरे कल ही टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहा था, रुक जाइए, आदेश जारी नहीं हुआ है। विद्युत वितरण कंपनियों ने ये बात कही है कि 26-27 वित्तीय वर्ष में उन्होंने प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है कि वो 42,000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। अजय जी थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लिया करिए, आप ही की सरकार की बात है। आप फैक्ट चेक करिए, हम फैक्ट चेक कर आए हैं। मध्य प्रदेश के मीडिया हाउसेस इस पर गलत बात नहीं रखेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अभी जो बोट क्लब के ऊपर जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसको लेकर 80 लाख का खरीदी घोटाला सामने आया। हमने मध्याह्न भोजन के समय डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी करू कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा की तरह इस विषय पर भी चलेंगे कि सरकार ने कितना काम किया कितना नहीं, लेकिन यदि मोहन यादव की वर्किंग स्टाइल हम देखें तो क्या आप मानते हैं जैसे ही सीएम पद की कमान उन्होंने संभाली, तेजी से फैसले लिए और बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट ग्लोबल लेवल की भी हमने मध्य प्रदेश में आयोजित की है, तो क्या यह माना जाए कि वाकई विजन तो बहुत है लेकिन उसके साथ ही मंत्रिमंडल का और प्रशासनिक अमले का साथ मिलना कितना जरूरी आप मानते हैं इस विजन को पूरा करने के लिए? निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन किस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है संगठन उसके प्रति कितने रहता है और पीछे होकर काम करता है, वहां यही है। तो उसको हीरो को जीरो बना देते, जीरो को हीरो बना देते, ये उनकी एक कला है और निश्चित रूप से ये अच्छी बात भी है। और वो दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं और वो उनका कहना ही है कि अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कृषि के रूप में जो करमंडे पुरस्कार मिला है, लगभग उनका 17% योगदान है और लगातार उनको पुरस्कार मिला है और कृषि के क्षेत्र में। लेकिन साथ साथ कमी भी रही है कि क्योंकि उनकी सरकार वहां पे भी 2 साल से मैं देख रहा हूं खाद और बीज मिलने में बड़ी असुविधा जा रही है, बड़ी प्रशासनिक गिरावट आ रही है, कई जगह झगड़े हो रहे हैं, महिलाएं लाइन पे लगी हुई, तो ये भी एक बिंदु है। दूसरी बात, जीडीपी में लगभग 6% का योगदान है भारत की में मध्य प्रदेश सरकार का। तो मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा बजट है और लगातार बजट बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ उसका जो कर्जे की बढ़ रही है, हर महीने या 1.5 महीने में वो 500 करोड़ या 5,000 करोड़ या 3,000 करोड़ रुपए कर्जे लेते हैं जो फ्री बीज की योजना के, तो ये भी देखते हैं। दूसरी बात कि मैं ये धनाढ्य राज्य है यहाँ जी भूपेंद्र जी, यहाँ पे जल है, विद्युत है, सब कुछ है। तो इंडस्ट्रियल के रूप में अभी इन्होंने 6,000 करोड़ का निवेश का तो कहा है, लेकिन अब धरातल पे कितना आता है ये बात है। लेकिन कई जगह जैसे इंदौर में आईटी के सेक्टर को कम कर दिया गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो उपलब्धियां हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है अब मध्य प्रदेश सरकार ने, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्योंकि केंद्र सरकार भी ये फोकस करती रही है और राज्य सरकार भी कर रही है, तो ये चीजें हैं क्योंकि सड़क बनाई है उन्होंने, गांव-गांव तक नेटवर्क कनेक्ट किया है और डिजिटलाइजेशन किया है। क्योंकि आज के समय में अगर कोई तहसील में किसी भी चीज का है, लेकिन साथ साथ करप्शन भी बढ़ा है। ये आप देखेंगे कि आप रोज 2-4 लोग को लोकायुक्त या आय की अधिक संपत्ति में पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि ये हम लोग FIR करते हैं, पारदर्शिता करते हैं। जिस तरह से आज भी कल परसों एक मंत्री के भाई को ये पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ भी उनका ये कहना है कि ये पारदर्शी सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये समस्याएं बढ़ रही हैं। साथ साथ लाइन ऑफ ऑर्डर के रूप में हम देख रहे हैं कि युवतियों के साथ, क्योंकि ये एक छड़ी नहीं है कि हम, लेकिन एक नैतिकता बनती है कि ये जो महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म और अपराध हो रहे हैं, इसके बारे में भी राज्य जिस तरह से विकसित होता है, तो ऐसी हमें शिक्षा पद्धति, ऐसे हमें नवाचार करने होंगे इस क्षेत्र में भी कि लोगों की साइकोलॉजी को टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उपलब्धियां हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी अपना किया है कि वो हर बात पे अपने नेताओं को नहीं भूलते, क्योंकि हमने उनका अभी कल का इंटरव्यू देखा, उन्होंने जो इंटरव्यू लगभग 7 से 8 बार उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद की बात कही। ये अच्छी बात है कि अपने उसकी चीज को भी आगे बढ़ाना और मोटिवेट होना, क्योंकि निश्चित रूप से एक राष्ट्रवाद को विकास के साथ जोड़ना एक अच्छी चीज है। लेकिन साथ साथ ये कहेंगे कि शिक्षा के रूप में जो फोकस किया गया है, तो हम कहना चाहेंगे कि लगभग 16 कुलपतियों को इन्होंने 20 साल में हटाया है। तो ये धारा 52 लगा के इस तरह से, तो क्या योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते? दूसरी बात, विश्वविद्यालय में अधिकांश से पद खाली हैं, कॉलेज में खाली हैं, तो सरकार ने काफी काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। चुनौतियां समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।